अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ुर रहमान और मैं स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्जा के ऊपर आपको करवाऊंगा क्लास मैट्रिक का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स और तमाम टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आप एग्जाम में कामयाब हो। और इस 7 क्वेश्चंस करवाने के साथ साथ एग्जाम के लास्ट में क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए हम आपकी मैट्रिक क्लास के कोर्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी मैट्रिक की बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका नाम चैप्टर नंबर 1 नहीं है, उसका नाम है चैप्टर नंबर 17। क्या नाम है उसका? इसका नाम है चैप्टर नंबर 17। ठीक है भाई। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको पहले से आइडिया होगा और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका आपको पहले से आइडिया नहीं भी होगा। और इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स तो आपने लाजमी पहले पढ़े होंगे। ठीक है भाई। और इस चैप्टर के अंदर आपको सेट्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे दोबारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना यह है कि सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? देखो, सेट की जो डेफिनेशन बताई जाती है ना, वो बताई जाती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या बताई जाती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। अब इस डेफिनेशन के अंदर समझने के 3 अल्फाज कौन कौन से? सबसे पहला लफ्ज जो आपको समझना होगा इस डेफिनेशन में से वो है कलेक्शंस का। कलेक्शंस का क्या मतलब है? दूसरा लफ्ज जो आपको समझना है इस डेफिनेशन में से वो है वेल डिफाइंड। और तीसरा लफ्ज जो आप इस डेफिनेशन में से समझेंगे वो है डिस्टिंक्ट का। कौन कौन से? कलेक्शन, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की। ये कलेक्शन है क्या? कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन, देखो भाई, शादियों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं। बच्चे होते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जो कैप्स होते हैं ना, उनको जमा करना शुरू कर देते हैं। फिर एंड में मुकाबला होता है किसके पास ज्यादा कैप्स हैं। ठीक है भाई। अब ये जो कैप्स के बच्चे जमा कर रहे हैं ना, ये इनकी कलेक्शन है। ये कैप्स जमा करना इनकी कलेक्शन है। लाइक लोगों में से बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो चीजें कलेक्ट करें, वो चीजों को जमा करें। ठीक है भाई। अब ये जो कलेक्ट करना है ना, ये उनकी कलेक्शन होगी, मतलब चीजें जमा कर दी गई। सेट्स के अंदर पहली चीज क्या होती है? बहुत सारी अलग अलग चीजें जमा होती हैं। अब चीजें जमा हो गई, अब बात आती है उन चीजों की। ठीक है भाई, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जमा करना, चीजों को जमा करना, आसान जबान में। अब दूसरा लफ्ज हमारे पास है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि आप ये बता सकें कि मेरे पास कितनी चीजें हैं। जैसे कि एक शख्स आपके पास आया, बोले मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आप बोलेगे भाई कितनी किताबें हैं? वो बस यही बोल रहा है बहुत सारी किताबें, ये नहीं बता रहा कितनी किताबें हैं। तो भाई वो शख्स आपसे वेल डिफाइंड बात नहीं कर रहा। जबकि एक दूसरा इंसान आपके पास आता है, वो बोले मेरे पास 5 किताबें, मेरे पास 5 बुक्स हैं। अब इन्होंने आपसे जो बात कही है, ये बात है वेल डिफाइंड, मतलब एक ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर जो चीजें हैं आप बता सकें कि वो कितनी चीजें हैं और कौन सी चीजें हैं, आप उनको डिफाइन कर सकें। क्या कहा? आप इनको डिफाइन कर सकें। आखिरी चीज वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, एक जैसा नहीं होना चाहिए। लाइक सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल ली थी बॉटल कैप्स की, आपके पास एक बच्चा, उसने पेप्सी की कैप जमा की है, एक ने 7 अप की कैप जमा की है, एक ने मैंडा की कैप जमा की है और एक ने मिक्सर जमा की है। ठीक है, उसके पास 7 कैप्स हैं ब्लू रंग के, उसके पास 3 कैप्स हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर के, और उसके पास 5 कैप्स हैं ग्रीन कलर के। ठीक है भाई। 7 कैप्स हैं इसके पास ब्लू कलर के, 3 कैप्स हैं इसके पास ऑरेंज कलर के, और 5 कैप्स हैं इसके पास ग्रीन कलर के। ठीक है, अब आपने कहा मुझे तुम अलग अलग बताओ कि तुम्हारे पास कितने कैप्स हैं। अगर वो आपको इस तरह से बताना शुरू कर दे कि भाई ये देखो, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूँ ये चीज। अगर वो आपके पास आए और कहे भाई आप ये देखें, मेरे पास सबसे पहले 7 ब्लू कैप्स हैं,
1 कैप, 2 कैप, 3 कैप, 4 कैप, 5 कैप, 6 कैप, 7 कैप। ठीक है भाई। दूसरी बात वो आपसे कहे मेरे पास 3 ऑरेंज कैप्स हैं। कितने? उसके पास 3 ऑरेंज कैप हैं, 1 2 और 3, और उसके पास 5 ग्रीन कैप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है भाई। अब अगर उसने आपको एक एक करके कैप गिनवाना शुरू कर दिया ना, तो भाई वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। क्यों? ये डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको एक एक करके ये दोनों कैप्स जो है ना ब्लू वाले, ये दोनों कैप्स एक जैसे हैं, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, तो भाई ये दोनों डिस्टिंक्ट हुए, दोनों सेम हुए। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। अगर वो आपसे एक डिस्टिंक्ट तरीके से बात करना चाह रहा होता, अगर वो आपको बताए कि मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट कैप है, तो वो आपको बोलता 7। तो वो आपसे कहता कि मेरे पास है 7 ब्लू, फिर वो आपके पास कॉमा लगा के आपसे कहता मेरे पास है 3 ऑरेंज, और उसके बाद वो कॉमा लगाकर आपसे कहता मेरे पास है 5 ग्रीन। अगर उसने ये बात आपसे कही होती तो ये एग्जाम्पल होती एक डिस्टिंक्ट की, क्योंकि उसने अपनी हर बात में एक डिस्टिंक्ट एक अलग चीज कही है। ठीक है भाई। उसने एक बात को रिपीट नहीं किया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रिपीट नहीं होती। सेट्स के अंदर चीजें रिपीट नहीं होती। अब मैथ के अंदर सेट्स का क्या मतलब है? लेकिन मैथ में आने से पहले एक और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है एक सेट्स की प्रॉपर एग्जाम्पल। वो ये है कि आपके पास एक स्कूल बैग है। क्या है आपके पास? आपके पास है एक स्कूल बैग। अब इस स्कूल बैग के अंदर आपके पास कुछ चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके पास है एक बुक, 1 बुक। दूसरी चीज है आपके पास अपना स्टेशनरी बॉक्स। तीसरी चीज आपके पास है एक वाटर बोतल। ठीक है भाई। आपके पास आपके स्कूल बैग के अंदर ये 3 चीजें हैं। अब आपको ये देखना है कि 3 बातें जो मैंने कही थी अप्लाई हो रही हैं या नहीं। पहली बात कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब ये होता है चीजों को एक जगह जमा करना। ये जो 3 चीजें हैं आपके पास, आप एक बुक, स्टेशनरी और वाटर बॉटल, इन चीजों को आपने सबसे पहले जमा कर दिया अपने स्कूल बैग के अंदर। मतलब कि भाई कलेक्शन तो हो गई। वेल डिफाइंड दूसरी चीज, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप बता सकें मेरे पास कितनी चीजें, हर चीज को डिफाइन कर सके। आप अपनी हर चीज को डिफाइन कर रहे हो। एक बुक है, एक स्टेशनरी बॉक्स है और एक वाटर बॉटल है। आपने हर चीज को डिफाइन कर दिया। ये दूसरी बात आपकी होगी वेल डिफाइंड। अब तीसरी बात है डिस्टिंक्ट की। कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग चीजें। क्या ये तीनों चीजें अलग अलग हैं? देखो, एक बुक किताब अलग चीज है, एक स्टेशनरी बॉक्स मतलब कि पाउच अलग चीज है, और एक वाटर बॉटल यानी कि पानी की बोतल एक अलग चीज होती है। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो गए। तो मतलब आपका जो स्कूल बैग है, आपका स्कूल बैग एक सेट है, बुक बुक का, स्टेशनरी बॉक्स का और वाटर बॉटल का। अब अगर इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स की फॉर्म में सेट्स पढ़े जाएंगे। अगर मैं इसको मैथ की फॉर्म में लिखना चाहूं कि मैथ में सेट्स लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में सेट्स लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है कि इस सेट का जो नाम होगा ना, इस सेट का नाम होगा स्कूल बैग। क्यों? क्योंकि जो ये तीनों चीजें है ना, ये तीनों की तीनों चीजें आपकी स्कूल बैग के अंदर जमा है। तो इस सेट का नाम होगा स्कूल बैग। स्कूल बैग नाम हो गया। स्कूल बैग के बाद आप लगाएंगे इक्वल्स टू, मेरा ये स्कूल बैग बराबर है। और सेट को लिखने का एक खास तरीका है। वो खास तरीका ये है कि जब भी सेट लिखा जाता है ना, तो उससे पहले ये वाले ब्रैकेट लगाए जाते हैं। कुछ लोग इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, कुछ कुछ और कहते हैं, इसके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। इस तरह के ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इस सेट के अंदर आप सबसे अपने इन चीजों के नाम लिखेंगे, तीनों की, तीनों के। पहली चीज जो आपके पास है वो है बुक, कॉमा लगाया। कॉमा लगा के लिखोगे स्टेशनरी बॉक्स। पूरा नहीं लिखना, टाइम लंबा हो जाएगा। स्टेशनरी बॉक्स। और थर्ड चीज आपके पास है अपनी वाटर बॉटल। थर्ड चीज क्या है आपके पास? वाटर बॉटल। ठीक है भाई। और आखिर में कर दिया जाएगा इस ब्रैकेट को क्लोज। ये हो गया आपका एक सेट पूरा। अब इस सेट के अंदर जो ये चीजें मौजूद है ना, ये वाली, एक बुक है, एक स्टेशनरी बॉक्स है और एक वाटर बॉटल है। ये जो चीजें मौजूद है, इस हर एक चीज को कहा जाता है ये सेट का एक एलिमेंट है। क्या है? सेट का एक एलिमेंट है।
अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा इस सेट के अंदर चीजें कितनी हैं। इस सेट के अंदर एक बुक लिखी हुई है, दूसरी चीज मैंने स्टेशनरी बॉक्स लिखी हुई है, और तीसरी चीज मैंने वाटर बॉटल लिखी हुई है। 3 चीजें लिखी हुई हैं, तो इस सेट के अंदर आप लिखेंगे एलिमेंट्स इक्वल्स टू 3। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब सेट को लिखने का क्या तरीका होता है वो बात मैंने आपको बता दी। सेट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई। अब ठीक से मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सेट्स इन मैथमेटिक्स लिखेंगे सेट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, सेट्स इन मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे अर्लीस्ट सेट की हम बात करेंगे वो है सेट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स की, क्योंकि सेट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स की। अब सेट्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं ये आपकी बुक के पहले पेज के ऊपर लिखे हुए हैं सेट्स ऑफ नंबर्स। मैं उनमें से आपको कुछ बता रहा हूँ ताकि मैं आपको सेट्स का आइडिया दे सकूँ। सबसे पहले जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर आपके पास सारे नंबर सेट्स लिखे हैं। ठीक है भाई, इस लेक्चर के बाद जाके आप उनको देख लेना। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स के लिए आपने हमेशा पढ़ा होगा नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और उसके बाद आगे चलते ही रहते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं। अब सेट्स को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ये वाला ब्रैकेट ओपन किया, आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, और ये कितने जा रहे हैं आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा है, लिखने की जगह नहीं है। तो आप इसके बाद ये करेंगे, आप लगाएंगे 3 पॉइंट्स, 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स को लगाने के बाद आप कर देंगे अपना ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, इस तरह से आप लिखेंगे अपना नेचुरल नंबर्स का सेट। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिखें इवन नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। आप लिखोगे 2, 4, 6, 8 और इसके बाद आप लगाएंगे डॉट्स और ये कर देंगे ब्रैकेट खत्म। अच्छा, अब एक और चीज, वो चीज ये है कि अगर यहाँ पे तो आपको इसकी स्टार्टिंग पता है बट एंडिंग नहीं पता। अगर आपको कहीं पर एंडिंग दी जाए, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन आपको दी जाए, आपसे कहा जाए कि भाई मैं आपको एक सेट दे रहा हूं, सेट फ्रॉम 1 to 40। ठीक है भाई, एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 40 तक के नंबर्स हैं। अब आप इसको सेट की फॉर्म में लिख दो। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस सेट का कोई भी नाम रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया ए। ठीक है भाई, इस सेट का नाम मैंने ए रख दिया। आपने ये ब्रैकेट भी खोल दिया। ठीक है भाई, इसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको 40 तक लिखते ही रहोगे, लेकिन अगर आप 40 तक लिखेंगे ये बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे। तो इसका तरीका पता है क्या होता है? इसका तरीका ये होता है पहले 3 या 4 नंबर्स लिखे जाएं और उसके बाद लगाए जाते हैं 3 पॉइंट्स। उसके बाद कॉमा लगाकर जो आपका बिल्कुल आखिरी नंबर है ना यहाँ पे 40, इस 40 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है भाई, 40। ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। क्या कहा मैंने तीसरी बात कही कि शुरू के 3 या 4 नंबर्स लिखो, उसके बाद आप लगाएंगे 3 डॉट्स और उसके बाद आप लिख देंगे लास्ट नंबर, आखिरी नंबर। ऐसा उस सूरत में जब आपको स्टार्टिंग पता हो, एंडिंग पता हो और सेट आपका बहुत बड़ा बन रहा हो। 3 बातें मैंने कही, कौन सी कही? मैंने आपसे सबसे पहली बात कही कि आपको स्टार्टिंग पता हो। दूसरी बात मैंने आपको कही कि आपको एंडिंग पता हो। और तीसरी बात मैंने आपको कही सेट बहुत बड़ा बन रहा हो कि आपके पास लिखने की जगह ना बचे, वेरी बिग सेट। ये 3 बातें मैंने आपसे कही। अगर तो ये 3 बातें आपके पास आ रही हैं तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर इन 3 में से सिर्फ दो बातें आपके पास आ रही हैं, कौन कौन सी? स्टार्टिंग और वेरी बिग सेट। अगर आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग और वेरी बिग सेट है, जैसे कि यहां पर हुआ था, इधर आपके पास
नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स की एक स्टार्टिंग तो है बट नेचुरल नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट एक तो बहुत बड़ा सेट होगा और दूसरा आपके पास उसके अंदर कोई एंडिंग नहीं है। जब आपके पास कोई एंडिंग ना हो, क्या कहा मैंने, जब आपके पास कोई एंडिंग ना हो तो आप शुरू के 4 या 5 नंबर्स लिखने के बाद ये 3 डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपका वो सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात हो गई कि सेट होते क्या है, सेट की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट्स रिप्रेजेंटेशन। सेट को लिखने का तरीका क्या है। देखो भाई, सेट को लिखने के ना 3 तरीके हैं। क्या है, 3 मेथड्स। यहाँ पर 3 मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला मेथड जो आपके पास है वो उसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन तीनों का मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर मोस्टली आपके पास मौजूद होते हैं सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या होते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस। अब आप कहोगे कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस से मैं कैसे बताऊं कि ये एक सेट है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जो आपने यहाँ पे किया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सेट यूज किया था, ये वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई। अब आप क्या करो, आपको अगर बताना है कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो आप कुछ भी नहीं करें, आप लिखें जस्ट n इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और दूसरा सेट जो हमने ऊपर लिया था वो लिया था हमने इवन नंबर्स का, और इसका नाम रखा था हमने ई। तो आप लिखोगे ई इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। देखो ये जो शुरू में मैंने बात लिखी है ना सेट ऑफ, ये सेट ऑफ लिखना बहुत जरूरी है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये चीज सेट ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, सब बता दो सबसे पहले कि जो मैं कह रहा हूं वो एक सेट है। किस चीज का सेट है, अब वो आप आगे जाके बताएंगे। ये सेट है, ये चीज मेरे पास सेट है इसका, इवन नंबर्स का, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये पहली फॉर्म मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी फॉर्म का नाम है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म, ये फॉर्म सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि ये फॉर्म मैंने अभी आपको पढ़ा दी। ठीक है भाई, ऑलरेडी आपको मैंने ये फॉर्म बता दी है। इस फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं होता, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को इन वाले ब्रैकेट के बीच में लिख दिया जाता है। लाइक जो आपने अभी सेट पढ़ा था नेचुरल नंबर्स का, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये थी आपकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बीच में सारे के सारे नंबर्स लिख देंगे। ये होती है आपकी टेबुलर फॉर्म। अब जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो थर्ड फॉर्म है इसी के अंदर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मसला आता है। लेकिन अगर आपने ये सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना सीख ली तो सेट्स का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, क्योंकि सेट्स के पूरे चैप्टर में सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको तंग कर सके। अब सेट बिल्डर फॉर्म को पता है क्या बोलना चाहिए, इसको हमें बोलना चाहिए मैथमेटिकल सेंटेंस। इसको हमें बोलना चाहिए मैथमेटिकल सेंटेंस। अब हम इसको मैथमेटिकल सेंटेंस क्यों बोलेंगे, मैथमेटिकल सेंटेंस, इसको मैथमेटिकल सेंटेंस बोलने की एक वजह है। आपने सुना होगा स्कूल में बच्चे मजाक मजाक में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने मैथ की जबान में पेपर दिया है। किस जबान में, मैथ की जबान में पेपर दिया है। अब ये जो फॉर्म है ये असल मैथ की जबान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप नंबर नहीं लिख रहे, इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स का, इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिंबल्स का, बट एट द एंड वो आपको मैथमेटिक्स ही बता रहे हैं। किस तरीके से,
इसको समझने के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ चीजों को याद करें। क्या करें? कुछ चीजों को याद करो, लर्न करो। लर्न। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स का रट्टा लगा लो। पहला सिंबल है आपका ये वाला, x/x। इसको पढ़ते हैं x such that x। दूसरा दूसरा होता है ये बिलोंग्स, ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। इसका बिलोंग्स टू का अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो इसका मतलब होता है ताल्लुक है। क्या है? ताल्लुक है। किससे? भाई इसका किसी एक सेट से ताल्लुक है। इस बिलोंग्स टू का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि मैं जिस सेट की बात कर रहा हूं, इस सेट के अंदर जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का ताल्लुक कहां से है। अब ये बात समझ आएगी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तीसरा सिंबल जो आपको याद करना है वो है ये वाला, इसको बोलते हैं एंड। एंड का मतलब आपको पता होगा और। चौथा है ये वाला, इसी कैप को जस्ट उल्टा कर दिया, इसको पढ़ते हैं और का मतलब होता है या। इस या का क्या मतलब? आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो पहला ऑप्शन सही या फिर दूसरा ऑप्शन सही। दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ऑप्शन सही होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपके पास दो चीजें दी जाएंगी, जब भी आपके पास इस वाले और का इस्तेमाल किया जाएगा, इस वाले और का, और उन दो चीजों में से क्या होगा, वो दोनों चीजें अलग अलग कंडीशंस में सही होगी। या तो पहली चीज सही होगी या फिर दूसरी चीज सही होगी। ठीक है भाई। अब आते हैं असल अपनी सेट बिल्डर फॉर्म पर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख के दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लिख के दें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन बिल्डर फॉर्म। नंबर्स इन बिल्डर फॉर्म। भाई सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। इन सिंबल्स को याद करना है। अगर आपने ये सिंबल्स याद कर लिया ना तो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी सेट बहुत आराम से लिख सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका ये होगा, जब भी आप बिल्डर फॉर्म लिखोगे ना तो एक काम लाजमी करना। वो एक काम ये है कि ये वाला ब्रैकेट जरूर खोल लेना। ठीक है भाई, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे। उसके बाद जो पहली चीज बिल्डर फॉर्म के अंदर आती है वो ये है, x such that x। आपने लिखा x such that x। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो इस सेट के अंदर चीज आएगी x such that x, आपने कहा मेरे पास सेट में जो एलिमेंट्स है वो x है। अब आपको ये बताना है ये x कहां से है, ये x कौन से हैं। तो इसको बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इस वाले सिंबल का, बिलोंग्स टू का। आपने लिखा x such that x belongs to। किससे बिलोंग कर रहे हैं? अब आप बताओगे ना कि ये सेट नेचुरल नंबर्स का है और नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है n। आप लिख दोगे x such that x belongs to n, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई। अब यहां पर आकर आपका ये वाला सेट हो, अब यहां पर आगे कर दो आप ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आपकी बिल्डर फॉर्म खत्म। ठीक है भाई। अब इसके बाद आप कहोगे कि ये वाले दोनों तो आपने अभी तक इस्तेमाल किए नहीं, ये दोनों कब इस्तेमाल होंगे? तो चलो भाई मैं ये दोनों भी इस्तेमाल करके दिखाता हूं आपको अभी। इन दोनों को हम इस्तेमाल करने के लिए लिखेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। चाहे आपने होल नंबर्स पढ़े हो, ऑड नंबर्स पढ़े हो, इंटीजर्स पढ़े हो, नेचुरल नंबर्स पढ़े हो, ये कंपोजिट नंबर्स पढ़े हो, प्राइम नंबर्स पढ़े हो, ये सबके सब रेशनल नंबर्स हैं। सिर्फ एक तरह के नंबर्स जो कि रेशनल नंबर्स नहीं होते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई। रेशनल नंबर्स की असल पहचान क्या है? रेशनल नंबर्स की जो असल पहचान है ना वो है ये चीज, पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू है रेशनल नंबर्स की पहचान। अगर तो कोई नंबर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा होगा ना तो वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पहचान क्या है? फ्रैक्शंस। कोई भी नंबर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा हो वो होता है रेशनल नंबर। अब चाहे आपके पास 2/3 लिखा हो या फिर 3/2 लिखा हो, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली 3 भी लिखा है ना तो ये 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है ना तो कुछ ना लिखे होने का मतलब होता है यहाँ पे 1 लिखा है। अगर आपको खाली 0 लिख के दिया हुआ है, क्या लिख के दिया हुआ है? खाली 0, तो 0 भी रेशनल नंबर है। इसकी वजह क्या है कि 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन तब भी 0 के नीचे 1 तो मौजूद है।
कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब भी 0 के नीचे 1 मौजूद है, और ये है, ये हो गया एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या पहचान बताई मैंने? रेशनल नंबर की पहचान मैंने ये बताई कि ये हमेशा आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में मिलेगा। सबसे अहम पहचान है रेशनल नंबर से कि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स का सेट। इसका सेट लिखने के लिए आप वही काम करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोला, उसके बाद लिख दिया x सच दैट x, जो कि हमने रट्टा लगाया हुआ था। ठीक है भाई, x सच दैट x हमने रट्टा लगाया हुआ था। अब आप लिखोगे कि कोई ऐसी निशानी जिससे हमें पता चले कि ये रेशनल नंबर होगा, तो वो निशानी मैंने आपको बताई, ये वाली p अपॉन q। आप लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय q। ठीक है भाई, p डिवाइडेड बाय q। अब इसके बाद आप लिखेंगे वेयर P डिवाइडेड बाय Q, वेयर P कॉमा Q। P और Q क्या है? P और Q क्या हो सकते हैं? P और Q आपके होंगे इंटीजर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा अभी तक? मैंने लिखा x सच दैट x इक्वल्स टू p अपॉन q, मतलब कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा आपको p अपॉन q की फॉर्म में मिलेंगे, जहां पर p और q क्या होंगे? p और q होंगे इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, यहाँ भी 3 इंटीजर है, ये भी 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स, इंटीजर्स सारे प्लस और माइनस के अंदर मौजूद नंबर्स होते हैं, इस तरह के। ठीक है भाई, तो मैंने बता दिया p और q की जगह कोई भी इंटीजर लाके रख देना। ठीक है भाई, अब इसके बाद मैं एक कंडीशन देना चाह रहा हूँ। अब जब मैं एक कंडीशन देना चाह रहा हूँ तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कहा मैंने? मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है। एक कंडीशन लिखने के लिए मैं कहूंगा एंड। अब मेरी एक बात को याद रखना, उस बात को कौन सी बात को? कि आप सारे इंटीजर्स रख सकते हो, लेकिन सिर्फ जो q है ना, इसको आप कभी भी 0 के इक्वल नहीं करेंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है भाई, यहां पर अगर आपने रेशनल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है भाई, अब इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो हम पढ़ेंगे x such that x equals to p divided by q, where p and q belongs to integers and q is not equals to 0। दोबारा बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो भी सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे, और ये p अपॉन q क्या है? ये p अपॉन q इंटीजर्स होंगे, और इन इंटीजर्स के ऊपर मैंने एक कंडीशन अप्लाई करी। वो कंडीशन क्या थी? q कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसलिए कि अगर आप 2 के नीचे 0 रख दोगे p अपॉन q में, तो इसका मतलब होता है इंफिनिटी, और ये वेल डिफाइंड नहीं होता। यहाँ पर आपका कैलकुलेटर मैथ एरर देगा। अब तो कैलकुलेटर के अंदर लिखते हैं 2 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर के को 0 से डिवाइड करके लिख लेना, आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा मैथ एरर। इस वजह से हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। इस वजह से हमने कंडीशन दी है q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक और सेट, ताकि आपकी बिल्डर फॉर्म पक्की हो जाए, वो सेट है इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स, देखो भाई, इरेशनल नंबर्स अपने आप में एक टॉपिक है, पूरा टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की जिस डेफिनेशन की जरूरत है, मैं आपको वो डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर्स की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन की जरूरत है कि ये कभी भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। क्या होता है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी भी इरेशनल नंबर्स मौजूद नहीं होते। अब इरेशनल नंबर्स को लिखने का तरीका क्या हो गया? इरेशनल नंबर्स को लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले इसका सिंबल। इरेशनल नंबर्स का जो सिंबल होता है ना, वो होता है q प्राइम इक्वल्स टू, आपने खोला ब्रैकेट, x सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है भाई, ऊपर क्या था? p अपॉन q की फॉर्म में, तो हमने लिखा था p अपॉन q। यहाँ पे आप लिखोगे इस नेवर इज नॉट इक्वल्स टू p अपॉन q, और उसके बाद जो आपने आगे ये चीज लिखी है इसको ऐसे ही छाप देना, where p q belongs to z and q is not equals to 0। इस चीज को हमने ऐसे ही छाप दिया। यहाँ पर आकर आपकी ये चीज हो गई कंप्लीट। आपका इरेशनल नंबर्स का सेट हो गया कंप्लीट। अच्छा भाई, इरेशनल नंबर्स का मैंने आपको सिंबल बता दिया। रेशनल नंबर्स का सिंबल भी कुछ ऐसा ही है। रेशनल नंबर्स का सिंबल है ये वाला। ठीक है भाई, अब एक और सेट होता है, वो सेट होता है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स
और इर्रेशनल नंबर्स कंबाइन हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अब मैं आपको एक ऐसा सेट बताऊंगा जिसके अंदर मैंने दो सेट्स कंबाइन किए। कौन से दो सेट्स? रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये सेट होता है हमारा रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स। इस सेट के अंदर मैंने दो सेट कंबाइन किए, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। ठीक है भाई। अब इसको, इस रियल नंबर्स का जो सिंबल होता है ना वो होता है आर। इस रियल नंबर्स के अंदर आपकी दोनों कंडीशन सप्लाई हो रही हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो भी सकता है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब इसको लिखते हुए सबसे पहले हम अपना ओपन करेंगे ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे x सच दैट x, और इसके बाद हम लगाएंगे इक्वल्स टू P अपॉन Q। ठीक है भाई, x सच दैट x इक्वल्स टू P अपॉन Q, पहली कंडीशन मैंने दी। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा था कि ये P अपॉन Q के बराबर नहीं भी हो सकता। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप लिखोगे ये वाला। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था और। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और के बाद आप लिखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू P अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई चाहे आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म में हो या फिर आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो। क्या कहा मैंने? P अपॉन Q की फॉर्म में हो या फिर P अपॉन Q की फॉर्म में ना हो, दोनों सूरतों में ये रियल नंबर होगा। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद वही लिख दोगे जो हमने ऊपर लिखा था, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 तक, और ब्रैकेट कर दोगे क्लोज। यहां पर आपका रियल नंबर का सेट हो गया कंप्लीट। यहां पर आएगा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। यहां पर आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बेसिक डेफिनेशंस थी वो हो गई कंप्लीट। ठीक है भाई। अब इस बेसिक डेफिनेशंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1। ठीक है भाई। एक्सरसाइज नंबर 17.1। देखो भाई, एक्सरसाइज नंबर 17.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। आपको कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपको कुछ सेट्स दिए हुए और आपसे कहा है कि उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख के दो। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो देखो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म पढ़ाई। टेबुलर फॉर्म ये वाली होती है कि जिसके अंदर ब्रैकेट्स खोल, ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं। टेबुलर फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, और बिल्डर फॉर्म भी हमने इतनी लंबी करके पढ़ी है। ठीक है भाई। सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है इसके अंदर पार्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कह रहे हैं a equals to set of all integers between 3 and -3. Set of all integers between -3 and 3। 3 और -3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स है ना, ये आपसे कह रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स आप मुझे लिख के दें। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपको 3 से बड़े, -3 से बड़े और +3 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं। क्या मतलब हुआ? -3 से बड़े और +3 से छोटे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कह रहे हैं बिटवीन। इन्होंने यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान। +3 और -3 के बीच के जो नंबर्स है ना, आप मुझे वो लिख के दो। इसमें आपसे ये नहीं कहा मुझे +3 और -3 लिख के दो। अब इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे -3 से पहले जो टीचर आता है वो होता है -2, -1, -0, -1, -2 और -2 और 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। -2 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये आपने अपना पार्ट नंबर 1 कर लिया सॉल्व।
ठीक है भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। -3 से पहले आता है -2, -2 से पहले आता है -1, फिर उसके बाद आता है 0, 0 के बाद आता है y +1 और +2। मैंने सिर्फ ये वाले नंबर्स लिखे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई, अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा है सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं b इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर्स। क्या कंपोजिट नंबर्स? कौन से कंपोजिट नंबर्स? लेस देन 11। देखिए 11 से छोटे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 11 कंपोजिट नंबर्स हैं, 11 को इंक्लूड नहीं करना, 11 से छोटे जितने कंपोजिट नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स आप मुझे लिख के दें। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होता है कोई ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल के अंदर भी आ जाए। कौन सा नंबर? ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल के अंदर भी आता हो। अब देखना, सबसे पहले स्टार्ट करो। 1 अपने टेबल में आता है, 2 अपने अलावा किसी और टेबल में आता है, नहीं आता। 3 अपने अलावा किसी और टेबल में आता है, नहीं आता। 4 अपने अलावा किसी टेबल में आता है, 4 आता है। 2 के टेबल में 2 2 4 होता है। तो सबसे पहला नंबर हमारा इस सेट का होगा 4। दूसरा, 5 अपने अलावा किसी टेबल में आता है, नहीं आता। 6 अपने अलावा किसी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 2 3 6। ठीक है भाई, आप लिखेंगे 6। देन इसी तरह से आप लिखोगे 8, इसके बाद आप लिखोगे 9। 9 क्यों? 3 के टेबल में आता है 9, 3 3 9, और उसके बाद आप लिख देंगे 10। 11 तक नहीं जाएंगे और यहां पर आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 2 खत्म। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपसे कहा है c इक्वल्स टू, और यहां पर आपको दी हुई है एक बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म के अंदर आपसे कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड 5 इज x। और यहां पर जो एक चीज ये लिखी हुई है ना, जो यहाँ पे आखिर में जो मैंने चीज लिखी है, ये बहुत काम की है। अगर आपने ये आखिर की चीज समझ ली ना, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप आगे कभी भी नहीं अटकेंगे। और वो क्या चीज है जो समझनी है? समझने वाली चीज है ये, जो आपको लिख के दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लिख के दिया है, सबसे पहले बीच में लिखा है x, उससे पहले लिखा है 5, और उसके बाद लिखा है 17। ठीक है भाई, इसमें आपसे कह रहे हैं मेरे पास x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज स्टार्ट कहां से हो रही हैं? ये देखो, पहले कौन सा नंबर लिखा है? पहले पहले नंबर लिखा हुआ है 5। ये जो साइन है ना, ये साइन बता रहा है कि x बड़ा है, 5 छोटा है। ये मुंह जिस साइड पे खुला हुआ होता है ना, वो साइड बड़ी होती है, जहां पे बंद होता है वो साइड होती है छोटी। यहाँ पे कह रहे हैं 5 छोटा, तो x जो है, x 5 से बड़ा होगा। 5 यहाँ पर है, कह रहे हैं x जो है, x बड़ा है किससे? 5 से। तो आपके पास जो भी नंबर इस सेट में होगा ना, सबसे पहली बात वो 5 से बड़ा होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर आपसे क्या कहा? यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 5 से तो बड़ी होगी। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है? दूसरी कंडीशन उन्होंने ये वाली साइन लगाई है। इस साइन का मतलब जो होता है ना, इस साइन का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू। ये बंद किसकी तरफ है? x की तरफ बंद हुआ हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी ना, ये 17 से छोटी होगी। लेकिन ये साइन ने तो बता दिया छोटी होगी, लेकिन ये जो नीचे एक छोटी सी बाल लगी हुई है ना, ये कह रही है 17 से छोटी और 17 के बराबर। मतलब अब जो आप सेट बनाओगे ना, उसके अंदर आप 17 से छोटा भी इंक्लूड करोगे, 17 के बराबर भी इंक्लूड करोगे। ठीक है भाई, अब ये आपने ये वाली बात जो थी असल पढ़ने की, वो तो आपने इस सवाल के अंदर पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम बाकी। बाकी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? बाकी लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। इस p का मतलब क्या है? इस p का मतलब है प्राइम नंबर्स। मैंने आपसे यही कहा, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज के ऊपर पूरे एक नंबर्स की लिस्ट बनी हुई है। ठीक है भाई, उस नंबर्स की लिस्ट को अच्छी तरह से देखना, उसके अंदर ये सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। ऊपर आपने कंपोजिट नंबर्स किए थे जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आते हैं, यहाँ पर आप करोगे प्राइम नंबर्स जो कि अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। तो चलो भाई, इसका सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सेट का नाम क्या है? सेट का नाम है सी। सबसे पहले लिख दिया हमने सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आपसे कहा कि आपको 5 से बड़ा प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? आपको प्राइम नंबर चाहिए
5 से बड़ा। 5 से बड़ा नंबर क्या होता है 6, बट 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद आता है 7। 7 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता, इसी वजह से हम कहेंगे 7 एक प्राइम नंबर है। मैंने लिखा है यहाँ पे 7। उसके बाद 7 के बाद आता है 8। 8 आता है 2 के टेबल में। 8 के बाद आएगा 9। 9 आता है 3 के टेबल में। 9 के बाद आता है 10। 10 आता है 2 के टेबल में और 5 के टेबल में। देन आता है 11। 11 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। 11 के बाद आता है 12। 12 आता है 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो 12 को हटा के हम लिखेंगे 13। 13 के बाद 14 भी अपने टेबल में नहीं है। 14 भी 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है। तो आप लिखोगे 15। 15 भी क्या होता है 15 भी 5 के टेबल में आता है। 16 अपने अलावा 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। अब आता है 17, डायरेक्ट 17। ये हो गया आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 17। 5 इंक्लूडिंग 17, 7, 11, 13 एंड 17। ठीक है भाई, 7, 11, 13 एंड 17। अब एक और बात प्राइम नंबर्स पढ़ते हुए आपको जो पता होनी चाहिए ना, वो ये है कि प्राइम नंबर्स कभी भी इवन नंबर्स नहीं होते, क्योंकि इवन नंबर जो भी होता है ना वो हमेशा 2 के टेबल में लाजमी आता है। इवन नंबर हमेशा 2 के टेबल में लाजमी आता है, तो इवन नंबर्स कभी प्राइम नंबर्स नहीं होते। और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए आप सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लिखें, तो इसका मतलब ये है कि सारे इवन नंबर्स तो आपको लिखना ही है। अब ऑड नंबर्स को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखें, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इवन नंबर्स तो मुझे लिखना ही नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा ऑड नंबर्स पर। जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी चेकिंग आपको करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी ऑड नंबर्स पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इवन नंबर्स का तो आपको पता होगा या तो प्राइम, सारे के सारे कंपोजिट है, प्राइम हो ही नहीं सकते। इसके बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर डी में आपसे कह रहा है पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 आपको दिया है d इक्वल्स टू y such that y belongs to 0 and 7 y and 17। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो चीज आपको अब तक समझ आ गई होगी सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते कैसे। सबसे पहले y such that y, ये तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास आ रहे बिलोंग्स टू। अब आपको बताया जाएगा कि आपको किस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ओ। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ओ सिंबल होता है ऑड नंबर्स का। किसका सिंबल होता है, ऑड नंबर्स का। दूसरी बात आपको लिख के दी हुई है, दूसरी बात है y, उससे पहले लिखा है 7, उसके बाद लिखा है 17। अब ये कह रहा है जितने भी ऑड नंबर 7 से बड़े हैं और 17 से छोटे हैं, वो वाले ऑड नंबर्स मुझे लिखकर दे दो। अगर मैं इसको अलग अलग करके बताऊं, अलग अलग करने का मतलब ये होगा 7 इज लेस देन y। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू जो भी होगी ना, y की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। और दूसरी बात इन्होंने आपसे कही है y is less than 17। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मुंह है ये बंद हो रहा है y की तरफ। ठीक है भाई, ये y की तरफ से छोटा है, 17 की तरफ खुला हुआ है। तो आप कहेंगे कि मेरे y की वैल्यू होगी लेस देन 17। तो जो भी काम होगा 7 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। ठीक है भाई, और आपको लिखने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स। 7 के बाद जो ऑड नंबर्स आते हैं वो गिनवाना शुरू करो। 7 के बाद आता है 8 है इवन नंबर। उसके बाद आता है 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद आता है 17, और 17 इन्होंने कहा मुझे लिखकर नहीं देना। तो यहां पर आ गया आपका d इक्वल्स टू ये वाला सेट, और आपका पार्ट नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। पार्ट नंबर 5 के अंदर आपसे कह रहे हैं z such that z belongs to r and z square equals to 121। अब देखो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका नाम तो मैंने z रख दिया। मैंने आपको बताया था x such that x। अब ये x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, a b c d e f g जो भी लिखा हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जस्ट ये कह रहे हैं जो भी एलिमेंट्स होंगे
उसका उस एलिमेंट्स का नाम ने रख दिया z, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है भाई। सबसे अब आपको जो बात देखनी है वो है ये वाली कि r, यहाँ पे लिखा हुआ है r किसके बराबर होता है? r मैंने अभी अभी आपको बताया था, r बराबर होता है रियल नंबर्स के। तो इस सेट के अंदर जो भी चीज होगी वो एक रियल नंबर होगी। क्या होगी वो चीज? वो एक रियल नंबर होगी। इस रियल नंबर के बाद वो जो आपको कंडीशन दे रहे हैं, वो कंडीशन आपको ये दे रहे हैं z स्क्वायर इक्वल्स टू 21। यहाँ पर जो भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर 21 होगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? जो भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर 21 होगा। अब ऐसा एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर हो 21 और वो नंबर है हमारा 11। तो आप लिखेंगे e इक्वल्स टू 11। अब एक बात, अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि सिर्फ 11 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 121 हो, तो भाई आपके पास कैलकुलेटर तो मौजूद होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर, तो आप एक काम करना, स्क्वायर रूट लिखना और इसके अंदर लिख देना 121। जब आप स्क्वायर रूट लिखोगे ना 121 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। अब इसका पार्ट नंबर 6 जो कि आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 6 के अंदर आपसे कह रहे हैं f इक्वल्स टू p such that p belongs to q and p square equals to -1। अब देखो ये कही उन्होंने बड़ी खतरनाक बात। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा? इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक सेट है Q। क्यों क्या होता है? Q का मतलब आपने पढ़ा अभी अभी, मैंने आपको बताया, Q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। Q का मतलब क्या होता है? Q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई। अब वो आपसे कह रहा है कि आपके पास p स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। मतलब कि मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करें तो -1 आए, ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करूं तो -1 आ जाए। तो भाई ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं होता जिसका आप स्क्वायर करो -1 आए। अब आप चाहो तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई किसके ऊपर करेंगे? हम ट्राई करेंगे 1 के ऊपर। हम करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अब हम करेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, -1 के स्क्वायर का मतलब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो -1 को मल्टीप्लाई बाय -1 से। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करा देना। माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा और 1 से आ जाएगा 1। तो भाई ये बात साबित हो गई, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आता हो -1। तो भाई अब मसला क्या है? अब इसका आंसर क्या लिखें? अब इसके आंसर के अंदर आप एक काम करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे f इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोला और ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको खाली छोड़ दो। ठीक है भाई, इसको आप छोड़ देंगे खाली। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, आपने छोड़ दिया खाली, इसका हो गया आंसर। अब एक और बात मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा, वो डेफिनेशन है नल सेट की। देखो जब भी आपके पास एक खाली सेट आ जाए, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसको कहा जाता है नल सेट। डेफिनेशन है मेरे पास बताने के लिए आपको। नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं। इसका मतलब होता है सेट विथ नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो, उसको कहा जाता है नल सेट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर आपसे कह रहा है जितने भी सेट्स आपको दिए हुए ना, इनको आप बिल्डर फॉर्म के अंदर करके लिख दें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। देखो ये बिल्डर फॉर्म की लिखने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था आपको कुछ सिंबल्स याद करने हैं। कौन से सिंबल्स याद करने? ये वाले सिंबल्स। देखो ये जो चीज है ना, ये जो मैंने डब्बा बनाया है, इस डब्बे का अच्छी तरह से रट्टा लगा लो, क्योंकि ये डब्बा बहुत काम आएगा। अगर आपने इस डब्बे का रट्टा लगा लिया
और सेट बिल्डर फॉर्म समझ ली तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, इसके बाद ही जब आप हायर क्लास में जाओगे तो बिल्डर फॉर्म आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगी। ये बिल्डर फॉर्म कभी आपके पास से नहीं जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बिल्डर फॉर्म को अभी के अभी सीख लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, इसका पहला जो आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में कह रहा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6 और इसका नाम रखा है इन्होंने ए। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6 और इसका नाम रखा है ए। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके पास ना कुछ चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए। वो चीज क्या, आपको पता होना चाहिए सेट किस चीज का है। सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ के बाद जो नंबर लिखा हो वो देखें। सेट ऑफ के बाद आपके पास लिखा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, रेशनल नंबर्स का सिंबल होता है क्यू। ठीक है भाई, अब कह रहा है बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है भाई, सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू होगी 5 और 6 के दरमियान। तो आप सबसे पहले लिख दोगे x, सेट के जो भी एलिमेंट है वो है x। अब x क्या है, x कह रहा है आपसे x 5 से बड़ा है। x 5 से बड़े होने का मतलब x के पास आप ये लगा देंगे, x बड़ा है किससे, 5 से। और आपसे कह रहे हैं x छोटा है 6 से, बिटवीन 5 एंड 6 का मतलब आप इसके बाद आप ये वाला सिंबल लगाएंगे जो बताएगा x छोटा है किससे, x छोटा है 6 से। अब आप तैयार हो गए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए। अब आपको सिर्फ ये चीजें उठा के यहां से उठा के नीचे लिखनी है। आप लिखोगे a इक्वल्स टू ब्रैकेट खोला x सच दैट x बिलोंग्स टू, इस x ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इस वाले सेट से, सेट ऑफ रेशनल नंबर से, बिलोंग्स टू q। अब इसके बाद आपको कंडीशन देनी है। कंडीशन देने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप लिखेंगे एंड। एंड का मतलब होता है आप ये वाली कैप लगाएंगे। कैप के बाद आपके पास कंडीशन जो बनी ना वो कंडीशन है ये, क्योंकि उन्होंने आपको कंडीशन ली हुई थी कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 5 और 6 के दरमियान होंगे। आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इस तरह से लिखा, तो अब आप इस चीज को यहाँ कॉपी कर देंगे। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6 आपने लिख लिए। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है 1 2 3 4 6 एंड 12 b इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। ये क्या है 1 2 3 4 6 और 12। अब देखो यहां पर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर्स का पैटर्न कैसे चला है। पहले 1 2 3 एक साथ चले, देन 4 आ गया, फिर 4 के बाद डायरेक्ट दो नंबर्स जम करके 6 आया, और 6 के बाद डायरेक्ट 6 नंबर्स जम करके 12 आ गया। ये कैसे हो गया भाई। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको एक पैटर्न नहीं मिल रहा, ना ये इवन नंबर्स है, ना ये ऑड नंबर्स है, ना ये प्राइम नंबर्स है, ना ये सारे कंपोजिट नंबर्स है, तो फिर ये है क्या। देखो अब इसको समझने के लिए आपको पता है क्या देखना, आप देखो ये जो आखिरी नंबर है 12, आखिरी नंबर है 12, और ये जितने भी पहले वाले नंबर हैं 12 से पहले जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप ये चेक करो कि इन पांचों नंबर्स के टेबल में 12 आता है या नहीं। 1 के टेबल में 12 आता है, 1 को 12 तक 12 आएगा। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12 होता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12 होता है। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12 होता है। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 12 होता है। तो भाई ये जितने भी पहले के नंबर्स है ना, इन सबके टेबल से 12 आता है, और 12 के टेबल में तो ऑब्वियसली 12 आएगा क्योंकि 12 वन सा होता है 12। तो आपको पता कैसे, पता क्या चला, अब आपको पता ये चला कि इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं डिवाइजर ऑफ 12, डिवाइजर ऑफ 12। और कौन से डिवाइजर, ये होंगे पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखेंगे b इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन x सच दैट x पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 is positive divisor of 12।
ये हो गया आपके पास कंप्लीट इसका आंसर। अब पार्ट नंबर सी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर सी के अंदर आपको दिया हुआ है, पी के अंदर c इक्वल्स टू, अब आपको दिया है 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, और लिखा हुआ है प्लस माइनस 40। अब इस सेट के अंदर खास बात क्या है, खास बात इसके अंदर खाली इतनी सी है कि यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है माइनस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस सेट के अंदर 1 2 बार आ रहा है, एक दफा प्लस का 1 एक दफा माइनस का 1, एक दफा प्लस का 2 एक दफा माइनस का 2, एक दफा प्लस का 3 एक दफा माइनस का 3। और अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आप कोई ऐसा सेट ढूंढो जिसके अंदर प्लस के नंबर ही मौजूद हो और माइनस के नंबर ही मौजूद हो। ऐसा सेट जिसके अंदर इस तरह के सारे प्लस और माइनस के नंबर्स मौजूद हो, उस सेट का नाम होता है इंटीजर्स। क्या नाम होता है उस सेट का, उस सेट का नाम होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की का जो सिंबल है, इंटीजर्स का सिंबल होता है z। हम लिखते हैं इंटीजर्स इक्वल्स टू z। ठीक है भाई, अब इंटीजर्स कहां से कहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, सेट शुरू कहां से हो रहा है, सेट जो आपका शुरू होगा वो होगा -40 से, सेट शुरू होगा आपका -40 से, ठीक है भाई। अब आपका सेट खत्म कहां होगा, आपका सेट खत्म होगा +40 से, +40 पे। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे इसलिए लिखा है कि -40 इस सेट के अंदर मौजूद सबसे छोटा नंबर है और +40 इस सेट के अंदर मौजूद सबसे बड़ा नंबर है। इसके अंदर बीच में लिखो x और यहां पर लगा दो साइड में ये। अब आप पूछोगे कि आपने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन तो लगा दिए, अब यहाँ पर नीचे जो ये बार लगाया, ये बार यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लगाया था। यहाँ पर ये बार इसलिए लगाया मैंने कि इन्होंने आपसे, इन्होंने जो आपका सेट दिया ना उसके अंदर -40 खुद मौजूद है और +40 भी खुद मौजूद है। अगर मैं ये बार नहीं लगाता तो ये सेट स्टार्ट होता -39 से और एंड हो जाता +39 पे। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे इसको c इक्वल्स टू x such that x belongs to z and -40 is less than equals to x and it's, पर यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक, यहां पर लिखेंगे -40 ये वाली साइन x और इसके बाद देखेंगे +40, ये आपका बन गया x such that x belongs to z and x is less than 40, x is greater than -40 and less than +40। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया खत्म। पार्ट नंबर 4 इसका जो है वो आप खुद से लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपसे कहा जा रहा है e इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है भाई, 1, 4, 16, 25। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, इसके अंदर सिर्फ एक पैटर्न है। वो पैटर्न पता है क्या है, ये जितने भी नंबर्स हैं सब किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है 1 का, 4 स्क्वायर है 2 का, आप 9 की जगह लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 16 की जगह लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और 25 की जगह लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब ये चीज कम से कम आपको याद होनी चाहिए कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स की वैल्यूज कम से कम 10 या कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, और अगर 20 नहीं तो कम से कम 15 तक के स्क्वायर्स तो लाजमी याद कर लेना। अब आपको ये बात पता चल गई ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। किसके स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 1 2 3 4 एंड 5 के। अब 1 2 3 4 5 के हैं, आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, आपको एक सेट चाहिए जिस सेट का आप नाम दे सकें। यहां पर आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। किससे, नेचुरल नंबर से। आपका सेट कौन सा है, आपका सेट है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। अब कौन से नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 से के नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना बहुत आसान है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे आप e इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन x सच दैट x बिलोंग्स टू n
ठीक है भाई। तो अगर इसको और आसान कर लो, इसको और आसान इस तरह करते हैं, इसको करेंगे x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5n नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, यहां पर आकर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, पार्ट 5 खत्म हो गया। अब पार्ट 6 भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं बहुत आराम से। पार्ट 6 के अंदर क्या दिया, पार्ट 6 के अंदर आपको नेगेटिव ऑड इंटीजर्स दिए हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कह रहा है राइट यानी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की 5 एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके एग्जाम्स के लिहाज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप चॉइस को स्किप कर सकते हो, लेकिन पढ़ना ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा x such that x belongs to natural numbers and x is less than 1। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक सेट दिया आपको नेचुरल नंबर्स का, और ये नेचुरल नंबर्स सारे 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे कभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। ये सेट हो गया 0, तो ये सेट हो गया एक एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। दूसरा सेट आप क्या लिखोगे, दूसरा सेट भी आप बिल्कुल इसी तरह से लिख दोगे, x such that x belongs to होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, तो भाई आप लिख दोगे बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 0, कि भाई ऐसे होल नंबर जो कि 0 से छोटे हैं, 0 से छोटे जो कि क्योंकि होल नंबर्स होते ही नहीं है, तो ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एम्प्टी। तीसरा आप लिखोगे x such that x belongs to q where and p upon q is not equals to। कि एक काम को इसको आसान कर लो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसको हम करेंगे हाँ, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वुमेन प्रेसिडेंट्स कितनी है, भाई पाकिस्तान में आज तक कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आई। ठीक है भाई, इस वजह से ये सेट होगा एम्प्टी सेट। और आपकी जो फिफ्थ एग्जाम्पल होगी इसकी एम्प्टी सेट की, वो होगी सेट ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स कॉलेज। एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर कितने बॉयज हैं, तो भाई एक बात तो अंडरस्टूड होगी कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर कभी भी बॉयज होते ही नहीं है। गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज नहीं होते, तो ये सेट हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। अब इसके अंदर मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि जो मैंने शुरू के दो लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं टेब्यूलर फॉर्म में, सॉरी टेब्यूलर फॉर्म में नहीं, बिल्डर फॉर्म में। ये शुरू के दो मैंने लिखे हैं बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म। और ये जो लास्ट के दो मैंने लिखे हैं, ये दोनों मैंने लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की निशानी मैंने आपको क्या बताई थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की निशानी मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे। अब एक सवाल ये बनता है, वो ये कि आपने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कुछ क्यों नहीं लिखा, तो भाई वजह ये है कि मैं इनमें से किसी को भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर आप इनमें से कोई भी सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो ना, तो आप उस सेट को लिख ही नहीं सकते। आप जस्ट ये चीज लिख के गायब हो जाओगे, आप लिखोगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे ज्यादा ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखोगे ही नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई नाम होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। एक नल सेट है, जब उस सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर टेबुलर फॉर्म में लिखोगे क्या। इस वजह से हमने इन पांचों में से एक भी टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दो डेफिनेशंस का रट्टा लगाएं। एक डेफिनेशन है फाइनाइट सेट की और दूसरी है इनफाइनाइट सेट की।
फाइनाइट सेट और दूसरी है इनफाइनाइट सेट। देखो भाई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब जस्ट मैं अपनी पहली वाली बात को एक नाम दूंगा, वो नाम है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का। देखो मैंने आपसे ऊपर एक बात कही थी, ऊपर हमने एक सेट लिखा था, वो सेट क्या था? सेट ऑफ इंटीजर्स था बिटवीन -40 एंड +40। ठीक है भाई, बिटवीन -40 एंड +40 ये होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की निशानी क्या होती है? फाइनाइट सेट की निशानी ये होती है कि इसकी एक स्टार्टिंग होगी और इसकी एक एंडिंग होगी, और वो दोनों के दोनों आपको पता होंगे। जैसे कि आपने अभी लिखा था सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -40 एंड +40। अब दूसरे होते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है कि आपको इसकी स्टार्टिंग तो पता होगी लेकिन इसकी एंडिंग नहीं पता होगी। आपको इसकी स्टार्टिंग तो पता है बट इसकी एंडिंग आपको नहीं पता। इसकी एग्जांपल क्या थी? इसकी एग्जांपल अभी हमने ली थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 उसके बाद चलते ही जाते हैं, इससे कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है भाई, ये होता है इनफाइनाइट सेट, इतना बड़ा सेट जो कि खत्म ना हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इन सेट्स की स्टार्टिंग भी नहीं पता होती। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है इंटीजर्स के केस में। अगर मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर हमारी बात ये हुई थी कि इंटीजर्स के अंदर सारे पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं और सारे नेगेटिव के नंबर्स भी होते हैं। तो भैया इंटीजर्स के अंदर सबसे पहले आप सेट लिखोगे ना, सबसे पहले लगाओगे 3 पॉइंट्स, फिर आप लिखोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और उसके बाद आप लगा दोगे 3 4 डॉट्स। ठीक है भाई, अब ये एक सेट, इस सेट के अंदर हो क्या रहा है? इस सेट के अंदर ये जो स्टार्टिंग है ना, आपको ये भी नहीं पता कि ये पीछे कहां तक जा रहे हैं और आगे में भी आपको नहीं पता कि आगे कहां तक जा रहे हैं। इसी वजह से इंटीजर्स का जो सेट लिखा था ना हमने ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो लिखा था हमने कुछ इस तरीके से, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब यहां से हुआ क्या? इस समय फायदा ये हुआ कि जो हम रिपीट कर रहे थे ना, +1, एक दफा +1 लिखा था, एक दफा -1 लिखा था, हमें वो नहीं करना पड़ा। हमने दो नंबर्स को एक ही दफा करके लिख दिया। अब ये हो गई आपकी सेट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर्स। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कह रहा है आप बताएं ये फाइनाइट नंबर्स हैं, सेट ऑफ फाइनाइट नंबर्स है या फिर इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है भाई, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इन्होंने आपको 5 सेंटेंसेस लिख के दिए और आपसे कहा है कि आप मुझे ये बताओ ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। इन 5 में से पहला सेट क्या है? पहला सेट है, पहले नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। लिखा हुआ है एशियन कंट्रीज, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब आप मुझे बताओ कि ये फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। देखो भाई, सब इनफाइनाइट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि आप उनको गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट की क्या होती है? आप उसको गिनती नहीं कर सकते। एशियन कंट्रीज से आप गिनती कर सकते हैं। भाई एशिया के अंदर कितने मुल्क होंगे? कोई जितने ही मुल्क हैं आप अपनी गिनती आराम से कर सकते हो वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो आप इसके आगे लिख दोगे फाइनाइट। सेकेंड एग्जाम्पल आपको लिख के दी है, ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं? अभी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होंगी, इनकी आप गिनती कर सकते हो या नहीं? भाई आप एक एक करके किसी ना किसी यूनिवर्सिटी होगी ना, आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। इन फाइनाइट सेट्स का जो असल मतलब होता है वो ये नहीं होता कि आप इसकी गिनती कर नहीं सकते, वो ये मतलब होता है कि जिसकी एंडिंग ही नहीं होती। आप जब नंबर सीखने बैठते हो ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उनकी एंडिंग कहीं भी नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनफाइनाइट है। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों या फिर अरबों भी है ना, तो जितने भी हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी कहीं ना कहीं एंडिंग है। अगर इसकी कहीं ना कहीं एंडिंग हो, चाहे वो जितना भी बड़ा आप काउंट कर सको या ना कर सको, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर तो उसकी कहीं एंडिंग है तो वो एक फाइनाइट सेट है। मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया में जितनी, उनका बहुत आराम से काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फाइनाइट सेट। ठीक है भाई, अब तीसरी चीज आपसे कह रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं?
क्या कह रहा है? रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। आप कहोगे भाई ये तो फाइनाइट है 7 8 9, तो भाई ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या? 6 और 7 जब आप लिखोगे, जब 6 से लेके 7 तक भी जाओगे तो इसके पीछे बहुत सारे फ्रैक्शंस वाले नंबर होंगे, फिर उसके पीछे बहुत सारे डेसिमल वाले नंबर होंगे, और ये नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि आप इनको गिन नहीं सकते। इस वजह से हम लिखेंगे इनफाइनाइट। अगर ये आपसे कहता है ना कि आप जस्ट मुझे इंटीजर्स काउंट करके बता दो, तो आप बोल देते कि हाँ भाई हम उनकी गिनती कर सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं 7 6 7 8 9, बस इतने से, ठीक है भाई। लेकिन इन्होंने आपसे क्या कहा? इन्होंने आपसे कहा मुझे सारे के सारे रियल नंबर्स गिन के बताएं। कौन कौन सारे के सारे रियल नंबर्स का मतलब उसके अंदर रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर इंटीजर्स भी आ रहे हैं, और प्राइम कंपोजिट इवन सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इन सबकी आप गिनती तो एक साथ कर नहीं सकते। थर्ड के बाद आपके पास है फोर्थ। फोर के अंदर आपसे कह रहा है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो कि इवन हो। क्या कह रहा है? प्राइम नंबर्स जो कि इवन हो। एक बात मैंने पहले ही बताई थी, वो ये बताई थी कि प्राइम की कभी भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए आप लिखोगे इसको इनफाइनाइट, इस पे लिखोगे फाइनाइट, ठीक है भाई। आप लिखेंगे इसके ऊपर फाइनाइट। भाई हम गिनती कर सकते हैं, क्या गिनती करेंगे? एक भी नहीं होता, जीरो। इसका आंसर हो गया फाइनाइट। अब जो आपके पास लास्ट है फाइव, फाइव के अंदर आपसे कह रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन फाइव, सारे ऑड नंबर्स जो कि फाइव से छोटे हों। फाइव से छोटे सारे ऑड नंबर्स आप गिनती कर सकते हो, क्यों? आप कहोगे हम कर सकते हैं, हम कहेंगे 1 और 3, लेकिन भाई ये 1 और 3 आपने जो बोले सारे के सारे पॉजिटिव के हैं, लेकिन इसके अलावा जो ऑड नंबर्स हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं। नेगेटिव में -1 -3 -5 -7 -11 -13 -15 -17 -19, ये कौन गिनेगा? अब ये जब माइनस में काउंटिंग जाएगी, ये भी तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसका मतलब कि आप ऐसी गिनती नहीं कर सकते। अभी जो मैंने आपसे बात कही ना, उस बात का मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, इन्होंने आपसे क्या कहा? इन्होंने आपसे कहा आपको प्लस का 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है इससे छोटे सारे और नंबर्स बता दो। 5 आएगा, 5 से पहले 3 आएगा, 3 से पहले 1 आएगा, 1 से पहले आएगा -1, यहाँ पे लगा हुआ है बीच में 0, -1 के बाद आता है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। अब ये कह रहा है 5 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सारे के सारे बड़े होते जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर्स 5 के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे बड़े होते जाएंगे, लेकिन 5 से पहले जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स छोटे हैं। और 5 से छोटे कितने नंबर्स हैं आप गिनती कर सकते हैं, आप इसकी आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते। इस वजह से हम बोलेंगे दीज आर इनफाइनाइट, ठीक है भाई, इनफाइनाइट। अब यहां पर आपकी अगर आपकी जो बेसिक डेफिनेशन थी सेट की, वो हो गई हैं पूरी। अब इसके बाद आप सेट्स के कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, सेट्स के असल कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, तो अब वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 17.1 के पार्ट बी में। तब तक इसके अंदर जो एक दो पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाया, पार्ट्स को आप लोग सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ाई करो, और जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तमाम चीजों के नोट्स लो, क्योंकि यही तमाम चीजें आपके पास एग्जाम में काम आएंगी। अल्लाह हाफिज।